अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पांचवा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटी से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज मिलने वाला है। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों, लॉन्ग क्वेश्चंस हों, वो सारे भी आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। और मैंने बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाली हैं वो हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको आसानी हो कि क्या चीज़ याद करनी है वो आपको पता चल जाए। इसके अलावा आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो देख लें। आज हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, हम अर्थ का मास निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक वो यानी एक्टिविटी दूंगा या आप समझ लें कि आपके लिए होमवर्क होगा कि आप जुपिटर का जो है ना वो भी मैथ्स निकालेंगे और उसमें जो चीज़ें गिवन डेटा होगा, मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फॉर्मूला लगाने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ग्रेविटी के यानी कि जो स्मॉल जी है ये वैल्यूज़ की अल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है, वो भी देखेंगे हम। और इसमें भी मैं एक दो चीज़ जो है ना आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और बताऊँगा, एक दो और यानी कि जो है ना वो अर्थ के अलावा बॉडीज़, जैसे कि अब वो मार्स हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, उन पर जी की वैल्यू क्या है मैं वो भी बताऊंगा और कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी मैंने डिस्कस किया है। और फिर जो मोशन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके बारे में भी लास्ट में हम बात करेंगे, बल्कि ये कैसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा जाता है और वो कहाँ पे रिवॉल्व करता है। उसके अलावा इसमें कुछ और सैटेलाइट्स की टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। और इनसे रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या जो छोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो सब भी हम पढ़ेंगे। ये तो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे। बस आप ये समझें कि ग्रेविटी की आपकी इस चैप्टर में बेस बनने वाली है। ग्रेविटी से रेलिवेंट आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इससे सोल्व हो जाएंगे, चाहे फिर आप वो बोर्ड में कर रहे हों या किसी और टेस्ट के अंदर कर रहे हों। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आपको, ताकि इस चैप्टर का आपको इंटरेस्ट जो है, इस चैप्टर के से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना एक ऐसा चैप्टर है कि इस टॉपिक में, ग्रेविटी में, स्टार्स में, प्लैनेट्स में, एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि जो ऊपर आसमान में हमें चीज़ें नजर आती हैं उन सब में हर किसी का इंटरेस्ट होता है, हर कोई उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट आए और आप मजीद भी पढ़ें। जो इस चैप्टर में पढ़ा दिया जाए उसके अलावा आप और भी जो है पढ़ने की ट्राई करें, आपको अच्छा लगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जो ग्रेविटी है ना उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मोटे मोटे बड़े बड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले जो एरिस्टोटल है ना, ये बेसिकली जो है ना, ये जो एरिस्टोटल थे ना वो थे एक ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। तो इनका क्या है कि इन्होंने भी इस फील्ड से रिलेटेड काम किया था। तो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है तब उस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा ना यानी कि वो एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थी। तो उन्होंने अपने अंदाजे से जो भी उनको नज़र आया उस हिसाब से उन्होंने ये बोला कि अर्थ इज़ स्टेशनरी, यानी कि अर्थ मोशन में नहीं है। ये किस हालत में है? ये स्टेटिक है, ये रेस्ट की हालत में है। और उन्होंने इसके साथ ये भी बोला कि हर चीज़ अर्थ का चक्कर लगा रही है, अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है। इतनी बातें एरिस्टोटल ने की थी। और ये इन्होंने ये कब की हैं ये बातें? तकरीबन 350 BC, यानी कि आज चल रहा है, अगर लेट कर लेते हैं हम कि अगर आज 2025 हो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 2000 अगर 25 है तो 2025 साल ये और 350 साल वो जो उन्होंने पहले, इनसे पहले, उसको कहते हैं BC। तो वो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं बेसिकली, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो फिर इन सब को जो हम ऐड करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इधर तो आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3, यानी कि 2375 ईयर्स पहले इस पर्सन ने, यानी कि जो पर्सन है इनका नाम है एरिस्टोटल, इन्होंने ये बात बोली थी कि ज़मीन मूव नहीं करती है, रेस्ट में रहती है। और उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हर चीज़ ज़मीन के गिर्द जो है ऑर्बिट करती है, जो कि सच नहीं था, बाद में गलत हुआ, पर शुरू में ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद एक बंदे थे ये जो है एरिस्टार्टस, उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा नहीं है। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक जो है ना मॉडल पेश किया था, पेश नहीं किया था, इनका आइडिया हीलियोसेंट्रिक वाला था। अब हीलियोसेंट्रिक क्या होता है और जियोसेंट्रिक क्या होता है ये मैं भी आगे आपको बताने लगा हूँ। तो उसके अलावा फिर आए पेटोलमी, इन्होंने 150 यानी कि 200 साल बाद, किसके 200 साल बाद? एरिस्टोटल के 200 साल बाद इन्होंने बोला कि नहीं, ये एरिस्टोटल के 200 साल बाद नहीं है, ये AD का मतलब होता है यही वाले साल, यानी कि आफ्टर क्राइस्ट कह लो आप, या इसका एक और वर्ड बनता है इसका। तो वो जो है इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा की पैदाइश के 150 साल बाद, ओके। तो ये आए हैं, यानी कि इनसे 500 साल बाद, एरिस्टोटल से 500 साल बाद इन्होंने ये बोला है कि जियोसेंट्रिक आइडिया इन्होंने पेश किया है। जियोसेंट्रिक और एरिस्टोटल का जो आइडिया था वो ऑलमोस्ट सेम था। और वो आइडिया क्या था? बेसिकली आइडिया ये था, और एरिस्टोटल से पहले भी लोग जो है इसी चीज़ के ऊपर बिलीव रखते थे,
फिर पटोलमी आए तो इन्होंने तो और भी इस चीज़ का जब प्रॉपर एक आइडिया दे दिया, जब एक मॉडल पेश कर दिया, तो फिर तो लोगों ने ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया। मॉडल ये था कि जो अर्थ है ना, जियोसेंट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो अर्थ है वो रेस्ट पे रहती है, हर चीज़ अर्थ के राउंड अबाउट या उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। ये बेसिकली जियोसेंट्रिक आइडिया है, और जो कि 1500 ईयर्स तक मतलब चलता रहा था। लोग इसको सच मानते रहे थे, हालांकि गलत था ये। और इसको सच मानने की एक और वजह ये थी कि जो चर्च था ना, उसका भी तकरीबन सेम डॉक्ट्राइन थी, वो भी इसी चीज़ पे बिलीव करता था। बेसिकली बात ये थी कि चूँकि जो ये ज़मीन है, ये जो अर्थ है, इसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। वो कुछ लोग कहते थे कि वो अल्लाह के बेटे हैं, चलो कुछ अगर ये भी कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, बट वो उनको बहुत ही ना जो है ना ऊंचा दर्जा देते थे। तो इसलिए उनका कॉन्सेप्ट ये था, कुछ लोग तो बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा भी मानते थे, बट मैं जो है रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कम से कम जिस चीज़ पर सबका इत्तेफाक है मैं वो बोल रहा हूँ कि कम से कम हर बंदे का उस टाइम के ये कॉन्सेप्ट था, और अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दर्जा था, जो उनका स्टेटस था, वो काफ़ी हाई था, बल्कि बहुत हाई था। ठीक है, तो इस बात पे सब एग्री हैं। तो इसलिए उनका ये मानना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और क्रिश्चियनिटी में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही उनकी है, तो वो उस टाइम पर था भी यही वाला दीन। तो बेसिकली उनकी वजह से, चूँकि वो इस अर्थ पर पैदा हुए हैं, इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो इस वजह से इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अब कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, कुछ भी है, प्लैनेट्स हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स हैं, वो हर चीज़ अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगी और अर्थ उनके सेंटर में है। ये आइडिया बन गया। अब चूँकि चर्च को इससे कोई इख्तलाफ नहीं था और इसकी भी सेम डॉक्ट्राइन थी, चर्च पे के लोग भी यही कहते थे कि जो पादरी वगैरह के भी यही जो कि यानी कि मानना था कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों का यानी कि दोनों कौन कौन, एरिस्टोटल और पटोलमी, इनका तकरीबन आइडिया मिलता जुलता था, और उनके साथ चर्च का भी जो डॉक्ट्राइन थी, जो उनका आइडिया था, जो वो भी मिल गया। इसी वजह से ये 1500 साल तक आइडिया चलता रहा है। अब ये जो बंदा इस आइडिया के खिलाफ बोलता था ना, उसके साथ बहुत बुरा होता था। और इस चीज़ का आइडिया आपको इसी अभी अगले 2-3 मिनट में हो भी जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ मैंने 1-2 लोगों का वाक़या यहाँ पे शेयर भी कर दिया है कि जो लोग इसके अगेंस्ट जाते थे ना, इस जियोसेंट्रिक आइडिया के अगेंस्ट जाते थे, तो उनके साथ क्या होता था, मैं वो भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी तक हमारी यहाँ तक बात हो गई है। मैं ये बता दूँ, जियो हीलियोसेंट्रिक आइडिया क्या होता है, ये बहुत कम लोगों का आइडिया था, पर ये इस दरमियान में आया है। मैं हल्का से इसको बता देता हूँ। ये आइडिया ये था कि हर चीज़ सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। बेसिकली ये जियोसेंट्रिक आइडिया है। इसमें भी जो सेंटर था, जो चीज़ नहीं घूम रही थी, वो ज़मीन ही थी, और जो सूरज था वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। ये बेसिकली उनका कहना था। अब उनके बाद जो ईयर है ना 1543, इसमें एक आइडिया आता है, वो है हीलियोसेंट्रिक। और पेश कौन करता है उस आइडिया को, उस आइडिया का मतलब जो है बानी कौन है, फाउंडर कौन है, वो आइडिया दिया किसने है, वो बेसिकली निकोलस कोपरनिकस ने ये बोला कि भाई देखें, जो सूरज है ना वो सेंटर है, और उसके गिर्द सारे के सारे जो है ना, मतलब कम से कम उन्होंने अर्थ तक का कहा था, क्योंकि सारे के सारे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम तक सिर्फ 3 से 4 या मैक्सिमम 5 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे, इससे ज़्यादा डिस्कवर ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट न्यूटन तक, अभी हम हिस्टोरिकल न्यूटन तक ले जाएंगे, न्यूटन तक जाके इसको जोड़ेंगे। तो जो न्यूटन है ना, जो आइजक न्यूटन है, जो हमारे इस चैप्टर के समझ लें कि हीरो हैं, इस चैप्टर में उन्हीं की बातें होनी सारी, तो उनका भी जो आइडिया है, तब तक जब यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया गया है, तब तक सिर्फ 4-5 प्लैनेट डिस्कवर हुए थे सोलर सिस्टम के। इसीलिए तो हमारे पास वो बाकी चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई हैं। तो अभी इस टाइम पे भी मैं यही मान के चल रहा हूँ, और कि 4 से 5 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो 4-5 प्लैनेट्स हैं ना, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। ये हीलियोसेंट्रिक आइडिया। हीलियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि सेंटर सूरज है और बाकी चीज़ें उसका चक्कर लगा रही हैं, बाकी प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कोपरनिकस ने आइडिया दिया था, और इन्होंने ये जो है ना अपनी समझ लें कि मरने के टाइम, बहुत लास्ट मरने से थोड़ा सा पहले बस इन्होंने ये आइडिया शेयर किया था। और कहते हैं कि इन्होंने ये आइडिया बहुत पहले यानी कि कह लें कि कैलकुलेशंस कर ली थी इस आइडिया की, पर पेपर पब्लिश नहीं किए थे, सिर्फ इसी डर की वजह से कि कहीं चर्च से उनको जो है ना वो कह लें आप कि उसको कहते हैं गुस्ताखी का फतवा या गद्दारी का फतवा या इस तरह का कोई फतवा ना लग जाए और उनके ऊपर कोई केस ना कर दिया जाए। तो उन्होंने अपने ये जो रिसर्च की हुई थी, जो उनकी कैलकुलेशंस थी, उनको छुपा के रखा, अपने पेपर्स को पब्लिश नहीं किया था। मरने से थोड़ा सा टाइम पहले बस उन्होंने पब्लिश किया था इसको। देन उनके बाद
एक पर्सन है गार्डिनो ब्रूनो करके, इटालियन जो ये हाँ इटालियन साइंटिस्ट थे ये। और इन्होंने ना बेसिकली हुआ क्या, इनकी स्टोरी, ये एक साइंटिस्ट है, इनके अपने नज़रियात भी हैं, इनकी अपनी डिस्कवरीज भी होंगी, अपने आइडिया भी होंगे, पर इनका आइडिया और जो हीलियोसेंट्रिक आइडिया है ना वो मिलता जुलता था। यानी कि ये भी इसी आइडिया पर बिलीव रखते थे, हीलियोसेंट्रिक पर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हीलियोसेंट्रिक था ना उसकी वो बेसिकली उसके अगेंस्ट था, किस आइडिया के, जियोसेंट्रिक के, यानी कि चर्च के अगेंस्ट था वो। तो उन्होंने इस बंदे को, ये जो पर्सन है, ये जो इटालियन साइंटिस्ट हैं, इनको मतलब आप समझे कि इस बंदे को जला दिया था उन्होंने, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इस आइडिया को टीच कर रहे थे। तो इस कदर मुश्किल था उस टाइम पे इस हीलियोसेंट्रिक जो कि आइडिया ठीक है, इस सही आइडिया को मानना। सब लोग गलत आइडिया पर बिलीव रखते थे और उसी को मानते थे, और जो गलत आइडिया को गलत बोल भी दे तो उसकी खैर नहीं है, जैसे कि इस बंदे के साथ हुआ और आगे 2 लोगों के साथ और भी हुआ है। ये कोपरनिकस के साथ तो ये हुआ था कि इनको उन्होंने मतलब ये समझे कि जो कोपरनिकस थे ना उनको तो पेपर पब्लिश नहीं करने दिए थे, तो उनको डराया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि गैलीलियो। अब बेसिकली उनसे पहले ना, गैलीलियो से पहले ना जो टेलीस्कोप है ना, पहले टेलीस्कोप थी, लेकिन प्रॉपर जो डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप सर्च करेंगे वो हुई है 1608 में, 1608 के अंदर। अब एक टेलीस्कोप प्रॉपर डिस्कवर हो चुकी हुई है और उसमें मतलब उसकी रेजोल्यूशन अच्छी खासी है, वो बहुत दूर तक जो है उस चीज़ों को दिखा सकती है। टेलीस्कोप बेसिकली ऐसी चीज़ है ना, ऐसा आला है, ऐसी डिवाइस है जिससे हम प्लैनेट्स को, अर्थ उसको, स्टार्स को, यानी कि आसमान के ऊपर चीज़ें, दूर दूर के जो हैं चीज़ें, उनको हम जो कोलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं उनको देख सकते हैं। अब हमारे पास होता ये है कि ये डिस्कवरी जब हो जाती है, इसके बाद 1610 में 2 साल बाद जो गैलीलियो हैं वो बेसिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ मून होते हैं जुपिटर के, तो वो उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो ये देख लेते हैं गैलीलियो। तो जब वो देखते हैं कि जो मून है, जो चांद है, जो कि जुपिटर के चांद हैं, वो उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चीज़ तो उनको कंफर्म हो गई कि जियोसेंट्रिक आइडिया तो 100% गलत है, जो कहता है कि हर चीज़ ज़मीन का चक्कर लगा रही है। अगर ऐसा है तो ये चांद क्यों चक्कर लगा रहे हैं बेसिकली जुपिटर के। तो उन्होंने इस आइडिया को तो बेसिकली 100% गलत बोल दिया। उसी के साथ उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि सूरज के गिर्द सारी चीज़ें चक्कर लगा रही हैं, एटलीस्ट सोलर सिस्टम की, क्योंकि मैं बता चुका हूँ उस टाइम पे तो जो है प्लैनेट से थोड़े से डिस्कवर हुए थे, सोलर सिस्टम के बाहर का बहुत कम सोचते थे, तो ज़्यादा बातें सोलर सिस्टम के अंदर तक की हो रही हैं। तो कहते थे कि उसका सेंटर, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन है, और उसके गिर्द जो है प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं। ओके, इस आइडिया की वजह से ये जो इन्होंने ये मॉडल पेश किया था हीलियोसेंट्रिक वाला, इस मॉडल की वजह से इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था पूरी लाइफ के लिए। फिर इन्होंने पूरी ज़िंदगी हाउस अरेस्ट रहे हैं गैलीलियो, यानी कि अभी भी देख लें ये हालात चल रहे हैं 1610 तक। आज से कोई 400-500 साल पहले की कहानी है ये सारी। तो तब तक ये हालात चल रहे थे कि लोगों को एक गलत आइडिया पढ़ाया जा रहा था और उस गलत आइडिया को गलत कहने वालों की जो है ना ये हाल किया जाता था, किसी को जिंदा जला दिया जाता था, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था, और कोई डर के मारे पेपर पब्लिश नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं केपलर। तो इन्होंने और फर्दर इस चीज़ को मतलब और इस आइडिया को तकवीत बख्शी, या आप कह लें कि इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं ना वो सन के, सूरज के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में, हर किसी का अपना अपना ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने एक और आगे की बात की और इन्होंने वो थोड़ी बहुत डायग्राम भी बना, वैसे तो सबके मॉडल्स की डायग्राम थी, पर इन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो अभी तक ठीक हैं। और जो केपलर हैं उनकी बेसिकली 3 लॉज हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, और वो अब आप पढ़ेंगे इंटर के अंदर, अभी तक पढ़ाए जाते हैं। वो मीन्स उन्होंने उस टाइम डिस्कवरी की थी जो कि बिल्कुल ठीक थी, और उन्होंने बेसिकली काम किया था मोशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर, जो सैयारे हैं इनकी जो हरकत होती है उसके ऊपर उनका काम था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर्स की तरफ। ये हो गई हिस्ट्री। इनके बाद आते हैं न्यूटन। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं, इन्हीं के फ़ौरन बाद जो काम किया है वो न्यूटन ने किया है। और न्यूटन की ये यहाँ पर मैंने लिख दी है तारीख पैदाइश भी, और जब उनकी वफ़ात हुई मैंने वो भी लिख दिया है। तो अब हमारे पास आइजैक न्यूटन ने क्या क्या किया है इस चीज़ के अंदर, इस फील्ड के अंदर, अब हम वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब से आइजैक न्यूटन से पहले या अभी भी और बाद में भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बंदे का इंटरेस्ट होता था इस तरह की चीज़ में, इस तरह के सब्जेक्ट में। तो हर तकरीबन जो साइंटिस्ट होते थे ना वो इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कवरीज या काम या कोई मॉडल पेश करते थे। तो अभी तक मैंने आपको जो बड़े बड़े लोग थे ना उनके बारे में बता दिया है। वैसे तो बहुत से लोग और भी हैं, तो अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो आप कॉमेंट्स में दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को और नॉलेज मिले। मैं इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर को भी कवर करना है। मैंने मोटा मोटा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको मोटी मोटी हिस्ट्री बता दी है। ओके, अब आते हैं आइजैक न्यूटन।
उन्होंने क्या कहा है, द फर्स्ट मैन हु कम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइट। अब उन्होंने ग्रेविटी का नाम रख दिया है और उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस कर दी हैं, उसका लॉ पेश कर दिया, इसलिए सारा का सारा जो है ना क्रेडिट वो जाता है आइजैक न्यूटन साहब को, जो यानी कि इस चीज़ के लिए प्रॉपर ये माना जाता है कि इस बंदे ने काम किया है इस फील्ड में। सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है, ग्रेविटी का नाम। जैसे ही आप ग्रेविटी सुनते हैं तो न्यूटन का नाम आता है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ इनसे पहले भी काफ़ी लोगों ने काम किया था। इट वॉज एन इवनिंग ऑफ, ये जो था ना 1665 की एक शाम थी, ये वही एप्पल वाली जो है स्टोरी आने लगी है। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सोल्व द मिस्ट्री व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वो बैठे हुए थे और वे सोच रहे थे कि जो सैयारे होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सूरज के गिर्द, जो सन है उसके गिर्द क्यों घूमते हैं, क्यों रिवॉल्व करते हैं। सडनली एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। जहाँ पर न्यूटन बैठे हुए थे, वो बेसिकली वो कहते हैं कि जो है वो सेब का दरख्त था और उससे एक सेब नीचे गिरा। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, आगे पढ़ते हैं थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश इन हिज माइंड, ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ द फॉलिंग एप्पल बट आल्सो द कॉज दैट मेक्स द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द। वो कहते हैं कि उन्होंने उससे उनका माइंड में ग्रेविटी का आइडिया आया और फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ये सेब नीचे गिरा है। सिर्फ ये नहीं डिस्कवर किया, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द कैसे घूमते हैं और जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द कैसे घूमता है। उन्होंने उससे आगे मतलब जो है ना रिसर्चेस की। तो बेसिकली कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, फन वे में बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चे ये कहते हैं कि जिस दिन एक एप्पल गिरा था ना न्यूटन के ऊपर, अगर उस दिन एप्पल की बजाय एप्पल का दरख्त गिर जाता ना, सेब का दरख्त गिर जाता न्यूटन के ऊपर, तो हमें ग्रेविटी नहीं पढ़नी पड़ती, हमें इससे जान छूट जाती, हमें मोशन के जो 3 लॉज हैं, जो फिजिक्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो वो ना पढ़ना पड़ता। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, वो तो पहले ही इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कैसे करते हैं सूरज के गिर्द। तो अगर एप्पल ना भी गिरता तब भी उन्होंने इस आइडिया तक पहुँच ही जाना था, क्योंकि वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। और जब ये वाला वाकया हुआ है तब तो उनकी उम्र भी सिर्फ 22 साल थी। जब ये दरख्त से एप्पल गिरा है ना, 22 साल की उम्र में न्यूटन साहब ये सोल्व करने में लगे हुए हैं कि यार ये सैयारे कैसे घूमते हैं सूरज के गिर्द, आखिर इनकी मोशन की वजह क्या है, वो इस चीज़ को सोल्व करने में लगे हुए हैं। और हमारे कुछ अलग किस्म की ही प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सोल्व कर रहे होते हैं। खैर बाय द वे आगे चलते हैं हम और इस चीज़ को माइंड से निकाल देंगे। अगर उस दिन एप्पल का दरख्त गिर जाता तो न्यूटन साहब खत्म हो जाते, तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं आना था। न्यूटन से पहले भी बहुत लोगों ने ग्रेविटी पर काम किया है और न्यूटन के बाद भी बहुत से लोगों ने ग्रेविटी पर काम किया है। और इनफैक्ट न्यूटन को गलत प्रूव किया था आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के मामले में। तो लेकिन न्यूटन के जो शुरुआत न्यूटन ने ही की है बेसिकली कैलकुलेशंस के साथ और आइडिया दिए थे। जैसे कि अभी भी हम जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं और इन सब कैलकुलेशंस की हेल्प से, इन सब फॉर्मूलों को यूज़ करके हम अभी भी जो सैटेलाइट भेजते हैं तो यही कैलकुलेशंस यूज़ की जाती हैं। तो न्यूटन ने जितनी बातें की थी वो सच थी, वो तो बस एक कह लें कि एक चीज़ के अंदर रिलेटिविटी कह लें आप, जो है वो आइंस्टाइन ने पेश की थी। तो आप न्यूटन के लिए रिस्पेक्ट कम ना कीजिएगा, उनका काम अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे तो आइंस्टाइन को भी बाद में गलत प्रूव कर दिया है। जो 2023 के अंदर वो थे हमारे पास अपना वो जिनको वो मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में, उन्होंने किसी हद तक आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूफ किया है। आप उसके बारे में जान लें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप सर्च करें कि इस दफ़ा फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ था वो किसको मिला था और किस बेस पे मिला था। तो वो इनडायरेक्टली जो है, या डायरेक्टली बोलें चाहे इनडायरेक्टली बोलें, पर वो जो आइंस्टाइन है उनको गलत प्रूफ करते हैं कि जो स्पीड की लाइट से तेज़ कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो खैर वो आप आज का टॉपिक नहीं है, तो वो आप अगर आपको जिसको इंटरेस्ट है वो सर्च कर ले, वो आपके लेवल की चीज़ भी नहीं है, बेसिकली वो बड़े बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो बल्कि वो तो इंटर लेवल पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। वो कहते हैं द फोर्स, आगे चलते हैं बच्चों, द फोर्स विच causes एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट आर द सेम नेचर। वो कहते हैं वो फोर्स जिससे ज़मीन पर सेब गिरा था ऊपर से, और वो फोर्स जिसकी वजह से जो चांद है वो ज़मीन का चक्कर लगाता है, या उसके बाद वो कहेंगे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, उन सब की वजह एक ही है, वो एक ही फोर्स है। ही फर्दर कंक्लूड दैट ड्यू टू एवरी बॉडी यूनिवर्स अट्रैक्ट। अब उन्होंने फिर ये कंक्लूड किया कि यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स से, जिस फोर्स से एक बॉडी दूसरी को अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स का नाम उन्होंने ग्रेविटेशन रख दिया, और वही ग्रेविटेशन आज हमारे चैप्टर का नाम भी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने पेश किया था बेसिकली 1687 के अंदर, ठीक है बच्चों। ये कानून या ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। एक बॉडी, ये M1, ये नीचे लिखा हुआ है, ये M1 है, ये और ये M2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी उस फोर्स के बारे में बात हो रही है कि इनका ये जो मैस है ना, ये जो मैस है,
इस मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डी लिखा हुआ यहाँ पे, इस डिस्टेंस के जो स्क्वायर है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। ये बेसिकली हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे आगे, बल्कि उसको जो है थोड़ा एक दो स्टेप में ड्राइव कर देंगे, आसान ही है वो। तो ये बेसिकली वो कहते हैं कि एक M1 मैस है, एक M2 है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो अट्रैक्ट करेंगे वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी इनके मैसेज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। बेसिकली यहाँ तक हमारी बातें हो गई हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आगे दो बॉडी ले ली हमने, एक M1 और एक M2, और उसके आगे में हम इसको ड्राइव करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो अभी बात कर रहे थे, इसको पूरा करते हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कानून पढ़ा हमने उसके मुताबिक द ग्रेविटेशन फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F विद विच द टू मैसेज M1 M2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ ठीक है, M1 M2 जो है वो मैसेज हैं जो एक दूसरे थोड़े फासले पर रखे हुए हैं, और जो फासले पर रखे हुए हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का क्या रूल है कि उनके मैसेज के प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और जो उनका डी है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ये देखिए स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो बेसिकली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ना चीज़, जैसे एफ की कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और अगर कोई एफ के चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसको 1 ओवर करके यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इन्होंने यहाँ किया, डी को नीचे लिखा हुआ है और M1 और M2 के प्रोडक्ट को ऊपर लिखा हुआ है। ये बेसिकली इस वजह से लिखा है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, दोनों को इकट्ठा कर दिया, ये दोनों इकट्ठे हो गए, ऊपर वाली चीज़ ऊपर लिखी, नीचे वाली नीचे लिखी। उसके बाद हमने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको इक्वलिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आया है कैपिटल जी, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ये किस चीज़ के लिए है, ये फोर्स निकालने के लिए है दो मैसेज के दरमियान जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कानून। इसके बाद जी के बारे में वो थोड़ी सी बातें करेगा। वो क्या कहता है, Here G is the proportionality constant, मैं बता चुका हूँ। It is called the universal constant of the gravitation. Its value is same everywhere, हर जगह पर ये constant है ना, constant की चीज constant बोलते हैं उसी चीज़ को है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो खैर ग्रेविटी कांस्टेंट एक चले, खैर आगे बताता हूँ। अगर आप इस वाली ग्रेविटी की बात करेंगे स्मॉल जी, जिसकी आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू पढ़ी है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ी है, ये चेंज हो जाती है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। पर ये जो कांस्टेंट है ना ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये वाला कैपिटल जी, इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम रहती है। उसके बाद इसकी वैल्यू है कितनी, वो है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यूनिट भी याद रखिएगा। ये आगे हमारे पास, और ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ द जी द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। वो कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, अगर नहीं आया है तो आपने इस टॉपिक को इन डेप्थ समझा नहीं है या आपने इस पर गौर नहीं किया है। भाई जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो अगर आप यहाँ पे हैं जो कि M1 आपका मैस है, आपके साथ आपका एक दोस्त खड़ा हुआ है, अगर आप लड़की हैं तो मतलब आपकी सहेली खड़ी हुई है, अगर एक ये M1 है एक ये है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं है कि इसको अचानक से फोर्स लगे ये इसमें जाके टक्कर मार दे, या ये वाले इधर आके टक्कर मार दे? क्योंकि टक्कर कौन सा मार सकता है, जिसकी, ये मैं आपको बताता हूँ, जिसका मैस ज़्यादा हो उसकी तरफ जो छोटा कम मैस रखने वाला बंदा वो आके टक्कर मार दे। ऐसा तो नहीं होता है, हमें तो कभी फोर्स नहीं फील हुई है। हम तो 50 लोग खड़े हों, इधर 50 मैस रखे हों, 50 बंदे खड़े हों, तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। कभी जो है वो फील नहीं हुई कि यार हमें ये अपनी तरफ खींच रहा है या फोर्स, ठीक है, कि फोर्स फील हो, हमें कभी नहीं हुआ है ऐसा कि फोर्स लग रही हो। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि हमारे मैसेज बहुत छोटे हैं ना, हम कितने किलो के होंगे, हम होंगे तकरीबन कोई 50 60 70 किलो के मैक्सिमम, है ना, बल्कि 40 से शुरू होंगे। आप तो छोटे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 50 60 किलो के होंगे मैक्सिमम। तो इस तरह से हमारे मैसेज बहुत छोटे हैं। ये जो ग्रेविटी जो लगती है, जो फोर्स लगती है, ये बहुत बड़ी बॉडीज़ के लिए है। और कितनी बड़ी, जैसे अर्थ जितनी कोई बॉडी हो ना, उसका कोई मानने में आता है कि भाई इसकी फोर्स होगी। कोई मून की बात कर लेते हैं, चलो मून की भी कोई फोर्स होगी ग्रेविटी की, ये बड़ी बॉडीज़ हैं। सन की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो इन तीनों में सबसे बड़ा है। तो इस तरह से जो जितनी किसी भी बॉडी का मैस ज़्यादा होगा ना, उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। और आगे वैसे तो डिस्टेंस में भी डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ बहुत बड़ी मैस रखा हुआ है और यहाँ पे आप हैं, आप इसके जितना पास होंगे उतनी ग्रेविटी आपको ज़्यादा फील होगी। ये डी का भी बेसिकली इसमें एक जो था वो कॉन्सेप्ट था। आगे हम देखते हैं इस चीज़ को, वो क्या देखना है हमने, वो देखना है कि बस ये याद है, जिस बॉडी का मैस ज़्यादा हो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। देखना ये था कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। तो कहते हैं ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जो कैपिटल जी है, जो स्मॉल जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है, और इस आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे बात की हुई है मैंने इसके बारे में। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो मैंने अभी बताया था 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 आना था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे
9/10 में आप 10 पढ़ते हैं और जब आप इंटर में चले जाते हैं तो आप पढ़ते हैं 9.8। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका तो वही यूनिट है जो एक्सीलरेशन का होता है, आपको पता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है कांस्टेंट रहता है हर जगह पर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है क्योंकि ये अल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका स्केलर इसका जो है उससे लेना देना है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन से। और उसके अलावा जो ये वाला कैपिटल जी है ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ये हर जगह पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी हर जगह पर वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये जीरो नहीं होता है, बट ये वाली जो ग्रेविटी है ये जीरो हो सकती है। अगर मैं रेफरेंस से बात करूं, अर्थ के रेफरेंस से, तो आप सबको पता है कि स्पेस के अंदर ये अर्थ ऊपर जाते जाओ जब एक जगह आएगी, जब स्पेस आ जाएगी, स्पेस में अर्थ के रेफरेंस से ग्रेविटी जीरो होती है। याद रखिएगा, ग्रेविटी अर्थ के रेफरेंस से, अर्थ की ग्रेविटी जीरो होती है, यानी कि वहाँ पर सन की ग्रेविटी हो सकती है। जब तक आप सोलर सिस्टम के अंदर है ना, तो सन ने आपके ऊपर जो है ना फोर्स लगाई रखनी है। तो ऐसा ये गलत कॉन्सेप्ट है जो हम सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो ये है कि जैसे आप स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है। भाई वो पूरी बात बताएं कि ग्रेविटी जीरो होती है ज़मीन की, अर्थ की। जिस पॉइंट पे आप हैं स्पेस में, वो चाहे कोई भी पॉइंट है, वहाँ पे अगर आप सोलर सिस्टम के अंदर हैं तो कम से कम सूरज की आपको जो है ना फोर्स फील हो रही होगी। सूरज की वजह से वहाँ पे कोई ना कोई ग्रेविटी होगी। और अगर आप कहीं और निकल जाते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी हर बॉडी सेंटर की तरफ घूम रही है, सेंटर में अट्रैक्शन है। कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है। खैर वो है या नहीं है, वो अभी डिस्कवरी चल रही है, क्योंकि ब्लैक होल का पता लगाना, कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल होती हैं। तो इसलिए ब्लैक होल के अंदाजे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से रोशनी तो वापस आती नहीं है, जिसकी वजह से हम उसकी फर्दर नेचर के बारे में या कंपोजिशन स्ट्रक्चर कुछ जान सके। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं उसके बारे में, बस ब्लैक होल्स होते हैं। आइंस्टाइन ने जो है ये बताया था, और ये बाद में प्रूव भी हुआ है कि कुछ जगह पर अगर लाइट भेजी जाए तो वापस नहीं आती है, तो मे भी वहाँ पे ब्लैक होल हो। खैर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब तक आप यूनिवर्स के अंदर है ना, तो आपकी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पे जीरो हो सकती है, वरना वहाँ पे किसी न किसी बॉडी की ग्रेविटी लग रही होगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दें कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है, स्पेस में अर्थ की ग्रेविटी जीरो होती है, पर किसी और चीज़ की जरूर उस पर ग्रेविटी होती है, जैसे कि सन की हो सकती है सोलर सिस्टम के अंदर रहते हुए। अब नेक्स्ट वो कहते हैं यहाँ पे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, मोशन, उनको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। कहते हैं इट इज़ टू बी नोटेड दैट मैस m1 अट्रैक्ट m2 टुवर्ड्स इट विद अ फोर्स f while m2 mass attracts m1 towards it with a force of the same magnitude f but in opposite direction. If the force acting on m is considered as action, then the force acting on m2 will be the रिएक्शन। ओके, न्यूटन भी ये कहते थे एक एक्शन है उसका रिएक्शन होता है। द एक्शन एंड द रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बातें भी ठीक है कि एक्शन और जो रिएक्शन होता है उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो भी यही बात करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो बातें ठीक है ना भाई, कि यहाँ पे जो न्यूटन साहब हैं, यहाँ देखें वो कहते हैं कि ये एक फोर्स F लगाती है बॉडी, ठीक है, इसके बदले में ये वाली जो है इधर से भी एक F फोर्स लगती है। चूँकि इसकी डायरेक्शन प्लस F ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट की फोर्स -F लेंगे, तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक्शन का रिएक्शन है, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में। इसके एक एग्जांपल है रेलिवेंट, वो कहते हैं यानी कि उससे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वो कहते हैं दो स्फीयर हैं जो कि जिनका मैस है 100 kg का और उनके दरमियान फासला है 1 मीटर का। अब आप बताएं कि उनके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी, तो वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लिख लिया कि m1 भी 1000 है, 1000 kg का है, m2 भी 1000 kg का है। डायमीटर के दरमियान, सॉरी डायमीटर नहीं है, ये डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जी जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। सारी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास उनके जो फोर्स है वो इतनी आ गई है, ठीक है। और ये बहुत छोटी फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है ये, ठीक है। आगे बच्चों हमारे पास आती है ग्रेविटेशन फील्ड, कि वो क्या होती है। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मैस m एंड द अर्थ इज गिवन बाई। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें ये हमने अभी पढ़ा था। आप कहेंगे कि सर हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू है G, और फिर हमने पढ़ा था m1, और फिर हमने पढ़ा था m2, फिर हमने पढ़ा था नीचे d²। तो ये वही है बेसिकली, G इधर यहाँ, ये m एक बॉडी का मैस है, और ये me यानी कि एक मैस तो हो गया ये वाला किसी भी बॉडी का, इसको हमने m रख लिया। और जो अर्थ का मैस है वो हमने
ME रख लिया, ठीक है, और नीचे R D, और जो उस D जो है बेसिकली अब वो जो कोई बॉडी होगी वो तो अर्थ की सरफेस पे होगी ना, तो हमने यहाँ पे R अर्थ के सेंटर से यहाँ तक कंपेयर कर लिया, ये R है, तो हमने D की जगह पर R रख लिया, R से D को रिप्लेस कर दिया। वो डिस्टेंस था दो बॉडी के दरमियान। यहाँ पे दो बॉडी कौन कौन सी है, एक अर्थ है, एक ये वाली M बॉडी पड़ी हुई है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो हमने उसको R से रिप्लेस कर दिया है, तो नीचे आ गया R का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा R का स्क्वायर। तो ये यही फॉर्मूला है, इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई है, ठीक है बच्चों, इतनी बातें हो गई। अब हम इस चीज़ से आगे कैलकुलेशंस करेंगे, बेसिकली इसको अपने माइंड में रखना है। ये अब वही फॉर्मूला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने नीचे बता भी दिया है कि ME जो है अर्थ का मैस है, R डिस्टेंस ऑफ द बॉडी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से अर्थ के सेंटर से उस बॉडी का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट वो वैसे यहाँ सरफेस पे भी हो सकती है, हाइट पे भी हो सकती है, यहाँ पर भी, तो फिर वो उसके लिए क्या करना होता है, फिर वो R+H या कैपिटल R+H वाला फॉर्म लगाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। नेक्स्ट हम आगे चीज़ों को देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या बातें कर रहा है। वो कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी is due to the gravitational force with which the force attracts a body. Gravitation force is a non contact force. हाँ वैसे ये जो है हमारे पास जो फोर्स होती है वो उसके ये W के इक्वल होती है, ये वाली जो कि जिसका फॉर्मूला mg होता है। ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, और अभी हम इसके बारे में बातें करेंगे आगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। बेसिकली ना दो तरह की फोर्स होती है इस कॉन्सेप्ट से। वैसे तो फोर्स बहुत तरह की होती हैं, पर यहाँ पर दो तरह की हैं, एक वो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक वो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट में दो बॉडी का आपस में टच होना या कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी नहीं होता है, दूर रहकर भी वो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर फील्ड होता है, इनके लिए फील्ड होना ज़रूरी है। और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है ना, तो मैग्नेट भी, यानी कि एक मैग्नेट यहाँ पे अगर M पड़ा हुआ है, एक मैग्नेट, और इधर भी एक M पड़ा हुआ है मैग्नेट, ये एक दूसरे को टच किए बगैर भी रिपेल या अट्रैक्ट कर देते हैं। आपने देखा है सेम काम जो है ना इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ भी हो रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स के साथ भी हो रहा होता है, और ग्रेविटेशन वाली फोर्स के साथ भी हो रहा होता है। तो तीनों की तीनों फोर्स ये हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने याद रखना है कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और तीसरी ग्रेविटेशन फोर्स। और कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब तक दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी तो फ्रिक्शन की फोर्स नहीं अमल करेगी। फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी चीज़ के ऊपर आपने कोई फोर्स अप्लाई करनी है, ये M1 मैस है, इसको मूव कराना है, तो इधर से फोर्स लगाएंगे आप, तो फोर्स अगर आपने इस हाथ से धक्का लगाया तो इसको बॉडी को टच करेंगे तब धक्का लगाएंगे ना आप। जैसे कि किसी कार को या बाइक को धक्का स्टार्ट करना हो तो आप जो फोर्स लगाते हैं वो बॉडी को टच करते हैं ना आप, कार को या बाइक को, तो वो इस तरह की फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो इस तरह से दो तरह की फोर्सेज होती है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, मैंने बता दिए। ग्रेविटेशन वाली जो है उसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है। वो कहते हैं आगे वो और बातें करते हैं थोड़ी इसके बारे में। वो कहते हैं इसके बारे में नहीं, मतलब टॉपिक के बारे में, कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये आपने सेकंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम कम कम, लास्ट पर एंड पर उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि वो एंड पर जो एंड रिजल्ट उसका क्या निकलेगा, ऊपर जाती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक टाइम आएगा जब वो रेस्ट में चली जाएगी बॉडी, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो फिर आगे हम देखते हैं कि जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे आते हुए। ये हमें बातें पता हैं, और इसी वजह से हम ये जो है इसका एक्सेलरेशन हम जो थे वो नेगेटिव लेते होते थे, स्मॉल g थोड़ा यहाँ देखें ऐसे। हमने जब न्यूमेरिकल्स किए थे ना सेकंड चैप्टर में, तो हमने इस g को -10 रखा था या 9.8, जो भी आपकी वैल्यू है आपकी मर्जी है। अगर ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो 9.8, वरना 10 से भी काम चल जाता है छोटे लेवल पर। 9/10 में 10 की बातें ही कर रहे होते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब कोई चीज़ बॉडी नीचे गिर रही है उसके लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस का हम ले रहे होते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि जब वेलोसिटी कम होती है एक्सेलरेशन माइनस आता है। फाइनल वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव। खैर बच्चों आगे देखते हैं हम। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। वो जो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है और ये कॉन्टैक्ट में होना, इससे फर्क तो नहीं पड़ता है। सच अ फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। ये जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर वो फील्ड फोर्स है। और वो कहते हैं इट इज अज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द मैस। वो कहते हैं कि अर्थ के चारों तरफ हर साइड पर क्या है, ग्रेविटेशन जो है एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, जमीन की तरफ होती है, यानी कि हर चीज़ जमीन के सेंटर की तरफ आएगी। कहीं भी पड़ी हुई है वो जमीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होनी है। बेसिकली ये इसमें बातें कर रहा है, और ये बातें हमने
पढ़ लिए। नेक्स्ट वो कहते हैं द ग्रेविटेशन फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे हम इस अर्थ से लेट कर लेते हैं, ऊपर जा रहे हैं हम अर्थ से दूर जाते जा रहे हैं तो ग्रेविटी कम 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 होती जाएगी। जैसे यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे तो 10 है, ऊपर कहीं गए हम तो 8 हो गई, और बहुत ऊपर गए हम 6 हो गई, और ऊपर गए 4 हो गई, उस ऊपर 2 हो गई, 1 हो गई, एक जगह आई जहाँ से स्पेस शुरू हो गया वहाँ पे 0 हो गई। तो इस तरह से ग्रेविटी होती है। उसके बाद वो कहते हैं द ग्रेविटेशन, आगे उसका जो है एक कैलकुलेशंस की है, मैं बताता हूँ क्या है, ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा है। आगे वो कहता है कि द फील्ड हो गया, वो कहते हैं द ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ की वजह से लग रही है। और एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो जिस भी पॉइंट पे मेजर करोगे वो इक्वल आएगा स्मॉल जी के ग्रेविटी के। नियर द सर्फिस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि ये या स्मॉल जी दोनों बातें एक ही हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं हम 10 न्यूटन पर केजी। यहाँ पे उसने इसकी यूनिट यूज़ करके आपने बताया है। और आप अगर ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, तो आप उसको क्या कह रहे होते हो, अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड के यूनिट आते हैं, पर ये क्या है, ये फील्ड स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और अर्थ की सरफेस पे वो कितनी होती है, इतनी, तो इसकी वैल्यू बराबर होती है, यूनिट आपने देख लिया है कि इसके क्या होता है, न्यूटन पर केजी, और उसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे। या कैलकुलेशन आपकी नहीं है, बेसिकली आप समझ लें कि बस ये चीज़ और जो ग्रेविटी है वो हमारे टॉपिक में, इसमें हमारी इस लेवल पर दोनों एक ही बात है। आगे वो कहते हैं मैस ऑफ द अर्थ, वो कहते हैं अब हम मैस ऑफ अर्थ निकालने जा रहे हैं बच्चों। कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि कोई बॉडी है जो यहाँ सरफेस पर पड़ी हुई है, कितनी है, उसका कोई मैस है m। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी me, अगर हम me मैस रख के चलते हैं अर्थ का, फिर क्या होता है, और रेडियस r है, ये जो रेडियस है वो कितना है, r है। ओके, ये बातें ठीक है। हमारा मैस जो हमारा नहीं, किसी भी बॉडी का मैस m, अर्थ का मैस me, और दरमियान में रेडियस r, 3 चीज़ें हो गई अभी तक। फिर वो कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। हाँ ना, यहाँ से यहाँ तक इसका फासला इसको इक्वल हो गया r के। ठीक है, अब हमारे पास जो नया फॉर्मूला बन गया वो बन गया, ये मैस बॉडी का, ये अर्थ का, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी कॉन्स्टेंट है और नीचे r, उनके दरमियान डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल है बेसिकली अर्थ के रेडियस के। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। देखें, बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो इक्वल किसके होती है, वो होती है वेट के। तो ये W है, F इज इक्वल W इज इक्वल टू mg आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इस F की जगह पर इस फॉर्मूले में mg वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर। बच्चों इतनी बात ठीक है, तो हमारे पास आ गया फोर्स की जगह पर mg, m से m क्या हो जाएगा जी, ऐसे ये और ये हो गए कैंसिल, तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई। यानी कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी जो है ना बॉडी की ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी फाइंड करें तो हमारी क्या निकलेगी, 9.8 या 10, राउंड ऑफ करेंगे तो 10। तो अब अगर हमने इसी फॉर्मूले से मैस ऑफ अर्थ निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इस आर स्क्वायर को उधर ले जाके क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एम ई भी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने जो भी चीज़ मतलब निकालनी होती है उसको रख लें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एम ई रखना है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो जो जी है वो इधर नीचे आ जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर जो चीज़ डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई, इधर जो मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बन गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है तरतीब से। तो बेसिकली हमारे पास मैस ऑफ अर्थ निकालने के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया, वो ये वाला फॉर्मूला है। अब हम इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास जो रेडियस होता है ना अर्थ का, वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये आपने ज़बानी याद रखना है। और मल्टीप्लाई ग्रेविटी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और नीचे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अर्थ का जो मैस निकलेगा वो निकलेगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ये बेसिकली अर्थ का मैस है, इसको याद रखना है आपने। द मैस ऑफ द अर्थ इज, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 24, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अब इसको कैसे याद रखना है, अब याद रखने का तरीका भी है। 6.0 सॉरी ये रेशो लग गया, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये वैल्यू आपने याद की होगी केमिस्ट्री में। अगर नहीं याद की है तो मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वाला जो है ना वो लेक्चर देखें लाजमी, जो एक लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर कराया है वो लाजमी देखें, क्योंकि ये मोल होता है। ठीक है, ये एक मोल के इक्वल होता है। इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो वो एक मोल के इक्वल होता है, और ये उससे बस एक ज़्यादा है। 6 तो दोनों में सेम है, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, बस मैस क्या है अर्थ का
एक वैल्यू ज़्यादा है। ये याद करने का मैंने तरीका बताया ताकि दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बहाने से याद हो जाएं, बाकी तो आप जैसे दिल करता है वैसे याद कर सकते हैं। बच्चों अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने जुपिटर का मास निकालना है। आपको क्या चीज़ें चाहिए, फॉर्मूला हमें बताता है कि हमें चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें, कि रेडियस कितना है उस बॉडी का, ग्रेविटी कितनी है, और ये तो हमारे पास होती ही है वैल्यू। तो 2 बेसिकली चीज़ें चाहिए। ये तो हर किसी के लिए कांस्टेंट है ना, मैंने बताया था कैपिटल जी सबके लिए कांस्टेंट है, स्मॉल जी चेंज होता है। तो जो रेडिएशन है जुपिटर का वो ये है, उसके अलावा जो ग्रेविटी है ना जुपिटर पे वो ये है, उसके अलावा कांस्टेंट आपको सबको पता है। अब आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, मैस निकालना है जुपिटर का। मैंने मैस बता दें कि इतना निकलेगा आपका, कैलकुलेशंस करके आप ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जुपिटर का मैस निकल आएगा। और अगर आप किसी भी बॉडी का मैस निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, क्या, उसका रेडियस कितना है और उसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। अगर ये 2 वैल्यूज निकल आती हैं आपके पास तो जी आपके पास कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले में पुट करें, आप उस बॉडी का मैस निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास, आप इसको निकाल कर चेक कीजिएगा, अगर आपको निकल आया तो समझे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब वेरिएशन ऑफ द जी है विद ऑल्टीट्यूड, जब हम हाइट को बढ़ाते हैं जो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वेरी करता है, चेंज होता है क्या, वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन चेंज होता है, बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि इक्वेशन 5.6 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली जिसमें हमने ग्रेविटी की वैल्यू निकाली, वो हमें शो करती है, क्या शो करती है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी डिपेंड करता है रेडियस पे, रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ पे भी डिपेंड, अर्थ के सरफेस के रेडियस पे डिपेंड करता है, ये उसने बोला है। क्यों, क्योंकि इसमें ना ये चीज़ याद रखें कि ये इसने सिर्फ इसका जिक्र क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अर्थ की सरफेस पे तो ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। अभी तक के लिए आपने ये याद रखना, आगे फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, इसमें आपको ज़्यादा मतलब मसले वाली बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, हमें पता है आर का स्क्वायर आ रहा था और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन थी जी की वैल्यू, वहाँ पर देख लेंगे आप। बट वो कहते हैं कि बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड के साथ, और एल्टीट्यूड ऑफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल द वैल्यू ऑफ द जी ग्रेटर एट द सी लेवल देन एट द हिल्स। हाँ, वो कहते हैं जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होती जाएगी उसकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। अगर आप सर एक लेट कर लेते हैं कि ये अगर ओशन की हाइट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एक पहाड़ है ऐसे, और ये जो पहाड़ की हाइट है, तो जो पहाड़ है, जो हिल एरिया है जहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, वो कम होगी, और जो समुंदर या ओशन का लेवल है, सी लेवल है, वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली वो बात कर रहा है। आगे वो कहता है कंसिडर करें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, आल्टीट्यूड h पे पड़ी हुई है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ के सेंटर से उस बॉडी का डिस्टेंस है वो r+h है। क्यों, क्योंकि सिर्फ सर्फिस तक r होता है ना, और जितनी और वो हाइट पे पड़ी हुई वो एच भी उसमें ऐड कर लें तो r+h बन गया। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं, वो कहते हैं अगर हम वही फॉर्मूला यूज़ करें जो ये वाला फॉर्मूला था ना, हमने निकाला था कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम किसी भी उसके लिए ग्रेविटी निकालने के लिए, तो जी तो यही वाला है, एम ई भी यही वाला है, पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, r+h²। क्यों, क्योंकि अब डिस्टेंस r नहीं रहा, पहले वाले केस में डिस्टेंस रेडियस के इक्वल था क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, पर अब बॉडी डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ उसको r के साथ ऐड कर दिया है, तो जो ज़्यादा हुआ है डिस्टेंस वो बेसिकली h है, h ज़्यादा हुआ तो r+h हो गया, उनका होल का स्क्वायर डाल दिया मैंने। और हमें अगर हम कहते हैं कि कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो ऊपर हाइट इसकी इंक्रीज हुई है ना, इसको हम इतनी इंक्रीज कर दें जितना रेडियस है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, ये एक मैं रैंडमली बना रहा हूँ कि यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, तो ये भी किसके इक्वल है, आर के। तो अब इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, तो अगर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी आर है और ये भी आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r+r। ऐसे ही है ना, एक r ये वाला एक ऊपर वाला, तो अगर कोई बॉडी ज़मीन की सरफेस से उसके रेडियस जितनी और ऊपर हाइट पर पड़ी हुई है तो उसके लिए कितनी ग्रेविटी होगी, तो बेसिकली कहते हैं r+r लिखा। अब ये h भी r के इक्वल था, मैंने बताया था क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस जितना ऊपर पड़ी हुई है बॉडी सरफेस से, तो r+r कितनी हो गई, 2r। जब 2r का स्क्वायर लेंगे तो r का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी। ये याद रखना है आपने बच्चों। अगर हम हाइट इतनी ज़्यादा कर दें जितनी अर्थ का रेडियस है, यानी कि वो हमने पढ़ा था कितना था, 6 × 10⁻6 था ना, 6.4 होगा, ठीक है। तो ये इतना जो रेडियस है बेसिकली अर्थ का, इतनी अगर हम किसी बॉडी को हाइट पर ले जाएं तो होगा क्या, उससे ग्रेविटी कितनी कम हो जाएगी, ग्रेविटी कितनी कम होगी भाई, हमने कैलकुलेट करके चेक किया है कि वो 1/4 हो जाएगी। और यानी कि 10 अगर यहाँ पे है तो 1/4 का मतलब है ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 रह जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। और अगर इसी तरह से हम इस रेडियस को 2r कर दें, यानी कि इस रेडियस का डबल कर दें 2r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r ये वाला एक रेडियस का कुल मिला के 3r बन जाएंगे। जब 3r का नीचे डिवाइड में स्क्वायर लेंगे तो 9r² बन जाएगा, तो r² फॉर्मूले में दोबारा चला जाएगा, यहाँ पे r² आ गया, इस 4 की जगह पर 9 आ जाएगा। तो अगर किसी बॉडी की अगर हाइट जो है वो ज़मीन की सरफेस से
2r है तो उसके साथ जो ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू 1/9 टाइम कम हो जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बताता है, यही चीज़ें वो यहाँ पर डिस्कस भी करता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, वो एक मिनी एक्सरसाइज हमसे पूछता है, डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड इट। बिल्कुल, जो सेब है क्या वो अर्थ को भी तो अट्रैक्ट करता है जी, अट्रैक्ट करता है, पर वो बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ अट्रैक्ट हो नहीं पाती है। लेकिन अर्थ सेब को जब अट्रैक्ट करती है तो अर्थ का बहुत ज़्यादा मैस है, तो सेब नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर वो अट्रैक्शन फील होती है। हमने अभी पढ़ लिया है कि ग्रेविटी डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, डिस्टेंस पे और मैस पे भी डिपेंड करती है। उसको कहते हैं विद वट फोर्स ऑफ एन एप्पल वेगिंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द फोर्स। जो जितना जिसका वेट होता है उतनी उसकी ग्रेविटेशन फोर्स से वो नीचे की तरफ, जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन ही उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी। डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। अगर हम उसको ऊपर लेते जाएं, माउंटेन यानी कि जो पहाड़ी है वो हाइट में ऊपर होती है, तो अगर यहाँ ऐसे ऊपर लेके जाएं, हम पहाड़ी की हाइट पर लेके जाएं, तो मैस डिक्रीज होगा, उसकी वजह क्या होगी, ग्रेविटी डिक्रीज होगी। और मैस नहीं, मैस तो कांस्टेंट रहेगा, वेट mg। ठीक है, तो अगर तो mg है ना फॉर्मूला, यानी कि वेट की बात कर रहा है, तो वेट जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होगी कम होगा, उसकी वजह ये होगी कि उसकी ग्रेविटी कम होगी। और वेट और मैस का डिफरेंस मैंने बड़े अच्छे से कोई 8-10 पॉइंट में समझाया हुआ है, और वो आपको इसके लिए चैप्टर देखना पड़ेगा दूसरे वाला, दूसरा चैप्टर जो है और जो तीसरा चैप्टर है उनके अंदर हमने इसकी बात डिटेल में की है, क्योंकि वो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के थे। एक और जो है वो आती है हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, ये है आगे हमारे पास एग्जाम्पल। उससे पहले एक और देख लें इसी से रिलेटेड। अगर ये सन पर ग्रेविटी इतनी होती है, सारी ग्रेविटी है, और आपने ये वाला जो मून का हमारे पास ग्रेविटी भी है और हमारे पास उसका रेडियस भी है। ग्रेविटी और रेडियस अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसके ऊपर जी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जी तो आ गया, रेडियस भी आ गया मून का, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली अगर हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास ग्रेविटी भी है तो हम उसका मैस निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी मैस निकाल सकते हैं। ठीक है, मून का मैस निकालना चाहते हैं तो मून का मैस भी निकल आएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं एग्जांपल में कि ये आर है, इतना हाइट उसकी, फर्दर रेडियस ये ज़मीन वाला रेडियस, ये उसकी और ऊपर इतना, और एम ई मैस हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं। मैस और रेडियस ज़मीन का ज़बानी याद रखना, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। जी एच निकालना है हमने आर प्लस एच कर लिया, वो इतना है। और अब हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये इसमें सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, पुट करके जब इनको सोल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब बच्चों सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लेनेट के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई स्टार है, ऐसे ये स्टार है, इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है प्लेनेट। इसको थोड़ा और नीचे करके सही से समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ये एक प्लेनेट है ऐसे, ये जो प्लेनेट है ये चक्कर लगा रहा है ऐसे सूरज के। ठीक है, चक्कर ज़रा गोल नहीं है पर ये गोल होता है, याद रखना। वैसे गोल भी नहीं होता है ये बच्चों, आप गोल ही समझे, बाद में देखेंगे इसको कि इसका क्या करना है, अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं पढ़ना चाहता। खैर बच्चों, इस जो प्लेनेट है, अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं अर्थ से, कि जो प्लेनेट है वो अर्थ है, ठीक है, तो जो चीज़ इस प्लेनेट के गिर्द चक्कर लगा रही है ऐसे, वो क्या है, वो सैटेलाइट है। ओके बच्चों, तो ऐसी चीज़, अब ये दोनों मिल के, बाय द वे एक बात और भी याद रखिएगा, ये दोनों मिल के सन का चक्कर लगा रहे हैं, पर एक्चुअल में किस सेंटर कहाँ पे है, अर्थ का सेंटर ये है स्टार, ये इस चक्कर में इस वाले सर्कल में चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो प्लेनेट है अर्थ, सारे इस तरह करते हैं। यहाँ पे कहीं पे जुपिटर होगा ऐसे, वो भी ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, और उसके गिर्द कोई मून होगा ऐसे, उसका कोई चांद होगा, वो उसके गिर्द चक्कर लगा रहा होगा। सैटेलाइट क्या करता है, अब मैं बताता हूँ दोबारा से कॉन्सेप्ट को, कि जो स्टार होता है उसके जो गिर्द चक्कर लगाती है चीज़, उसको कहते हैं प्लैनेट, और जो चीज़ प्लैनेट के चक्कर लगाती है उसको कहते हैं सैटेलाइट। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। तो ये हमारे पास आगे 3 कॉन्सेप्ट, स्टार का, प्लैनेट का, और उसके अलावा हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट सैटेलाइट का। अब आपको सैटेलाइट का पता चल गया। अब हमारे पास जो ज़मीन की बात कर रहे हैं हम, तो ज़मीन के अकॉर्डिंग 2 सैटेलाइट होंगे। कौन कौन से, एक तो वो जो नेचुरल होगा, जो कुदरत की तरफ से होगा, एक वो सैटेलाइट जैसे कि चांद है, ठीक है, वो कुदरत ने बनाया है। और एक वो जिसका बेसिकली जो बानी है, जिसका बनाने वाला जो है वो कौन है, इंसान है, जिसको किसने बनाया, इंसान ने बनाया है, तो उसको हम बोलेंगे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अगर कोई चीज़ कुदरती तौर पर ज़मीन के चक्कर काट रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ये है नेचुरल सैटेलाइट। और अगर कोई आर्टिफिशियल, कोई इंसान का बनाया हुआ इस तरह की कोई डिवाइस चक्कर काट रही है ज़मीन के इर्द गिर्द, तो उसको हम बोलेंगे ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा वो यहाँ पर यही कहते हैं, और ठीक है आगे आप इसको रीड कर लेना है।
जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना बच्चों, उनका जो वो होता है ना हाइट, इतनी हाइट पे उनको छोड़ा जाता है, इतनी हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और वो बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो इतनी स्पीड से घूमते हैं जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द। तो उनके सामने जो एरिया होता है हमेशा वही रहता है, इसीलिए उनको कहते हैं कि वो ज़मीन के रेफरेंस से स्टेशनड हैं, मतलब वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे हैं। तो अगर इसके सामने ये वाला जो हमारे पास ये जो सैटेलाइट, इसके सामने अगर ये एरिया है यहाँ तक का, ऐसे इतना एरिया ये देख पा रहा है ज़मीन का, तो जैसे ही ज़मीन घूमेगी इसके साथ ये भी घूम जाएगा, हमेशा इसके सामने ये एरिया रहने वाला है ज़मीन का। इस तरह के सैटेलाइट जो ज़मीन से साकिन नज़र आते हैं, स्टेशनरी नज़र आते हैं, उनको हम बोलते हैं ये हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जीपीएस ग्लोबल, ये भी आपने पढ़ लेना है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वाले जो हैं सैटेलाइट जो हैं, और वो भी ये इसी टाइप के जियो स्टेशनरी होते हैं। ये बेसिकली वो कहते हैं इफ हेल्प टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन इन सम पोजीशन, जो हम जीपीएस लोकेशन वगैरह देख रहे होते हैं ना, वो इन्हीं की बदौलत, इन्हीं सैटेलाइट का ही कमाल है वो। तो फिर वेयर द जीपीएस कंसिस्ट ऑफ द 24 सैटेलाइट, दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे। ये जियो स्टेशनरी नहीं है, जीपीएस वाला जियो स्टेशनरी नहीं है। जियो स्टेशनरी जो होता है वो अर्थ के गिर्द जो है चक्कर नहीं लगाता है, उसके अगर चक्कर लगाना बोल भी लें उसको, तो वो बेसिकली एक दिन में एक चक्कर लगाता है। जब अर्थ का एक चक्कर पूरा होता है उसका भी एक चक्कर पूरा होता है। ये 2 चक्कर पूरे कर रहे हैं और इनकी स्पीड इतनी है। स्पीड के ऊपर मैं बात करता हूं कि ज़मीन की स्पीड कितनी होती है, और सूर्य उसकी चांद की नहीं, मैंने सैटेलाइट की बात की है, और जो गोली हम चलाते हैं उसकी स्पीड कितनी है, इन सब का हम देखते हैं एक दफ़ा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। वो कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट मतलब हाइट के, जो ज़मीन है, ये ज़मीन है, इसके ऊपर हाइट के अकॉर्डिंग एक ये ऑर्बिट हो सकता है, एक ये ऑर्बिट हो सकता है, एक ये ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, इन ऑर्बिट्स की बात हो रहा है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में सैटेलाइट भेजे हैं। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट दियर वन। अब जाहिर सी बात है, ये अर्थ है, ये चक्कर लगाना, जल्दी चक्कर लगा लेगा, पास है, छोटा है इसका चक्कर, इसका रास्ता बड़ा है, इसको देर में चक्कर लगाना पड़ेगा, इसको और देर लगेगी चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट आपने फिलहाल के लिए माइंड में रखना है। फिर आगे वो कहते हैं यहाँ पे कि वो कहते हैं डिफरेंट टाइम में वो करते हैं एक चक्कर कंप्लीट अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, हाइट पे डिपेंड करता है उनकी पे, यानी कि एल्टीट्यूड कह लो आप इसको। कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रिलेशन। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनको 24 आवर्स लेते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में। जो 24 आवर्स लेता है वो जो स्टेशनरी ही होता है बेसिकली। एज अर्थ एज कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस 24 आवर्स, दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये अगर 2 दिन लगा रहे थे ना, अगर एक दिन के अंदर 2 चक्कर लगा रहे थे यहाँ पे ये वाले, तो ये जियो स्टेशनरी नहीं है। पर जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है वो जियो स्टेशनरी है, क्योंकि अर्थ भी अपना एक चक्कर किस में पूरा करती है? 24 घंटे में। यानी कि अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द, उससे डे और नाइट बनते हैं। डे और नाइट को अगर मिला के बात करी जाए तो 24 आवर्स ही तो बनते हैं। तो ये तो बात कर रहे हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये वाली बातें हो जाएंगी, और फिर वो जियो स्टेशनरी कहलाते हैं। ज़मीन से वो जो सैटेलाइट है वो साकिन स्टेशन नज़र आते हैं। अब वो कहते हैं डिश एंटीना जो होता है, ये जो हमारे डिश में सिग्नल आ रहे होते हैं उनमें भी बेसिकली किस चीज़ का कमाल होता है? वो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे होते हैं। वो सिग्नल रिसीव करती है किस चीज़ से? सैटेलाइट से, और उनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूँ। जो ज़मीन का रेडियस हम पढ़ के आ चुके हैं वो इतना है, चाहे ये रेडियस आपने ध्यान में रखना है। रेडियस हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है ये मैस है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिवॉल्व करने की वेलोसिटी। अच्छा, ये है रिवॉल्व करने की वेलोसिटी, ये है रोटेट करने की वेलोसिटी। रोटेट से क्या होता है? रोटेट करने से दिन और रात बनते हैं, और कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो रोटेशन है बहुत बहुत कम, बहुत स्लोली, ये जो है ना स्लाइटली कह लें आप इसको, स्लो हो रही है इसकी रोटेशन, जिसकी वजह से दिन अब आगे बड़े होने लगेंगे। ऐसा कहना है, ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिन 24 घंटे से थोड़े बहुत चंद एक सेकंड बड़े हों अगले कोई 100 साल, 500 साल, 1000 साल के अंदर, क्योंकि जो चेंज आ रहा होता है वो मिली सेकेंड्स में आ रहा होता है। तो कोई बड़े पैमाने पे अभी चेंज नहीं है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं जो फ़र्क पड़ रहा है जिनमें। खैर, ये स्पीड वो है जिसे दिन और रात बनते हैं, ये वो स्पीड है ये वाली, और ये यहाँ में लिखा हुआ डे और नाइट बनते हैं इनसे, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है, रोटेशन पूरी हो जाती है। ये वाला जो है ये स्पीड है बेसिकली सूरज के गिर्द चक्कर की। ये है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है ज़मीन, इस स्पीड से लगा रही है। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हमारी ज़मीन, ठीक है। इसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं आप ज़मीन की। और ये एक चक्कर कंप्लीट करती है 365 कितने हैं
25 यानी कि 25 25 ऊपर जो है, यानी कि 25 नहीं, पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, 25 भी पढ़ते हैं इसको, यानी कि इतने दिन लगते हैं ज़मीन को सूरज के चक्कर पूरा करने में। और इसको हम एक ईयर बोल रहे होते हैं, एक साल बोल रहे होते हैं। हम तो 65 रखते हैं ना, 0.25 को इग्नोर कर देते हैं, तो वैसे एग्जैक्ट जो है वैल्यू वो ये है। ओके, और अब आपने ये माइंड में रखना है कि जो ज़मीन की सूरज के चक्कर लगाने की स्पीड ना, वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो गोली की स्पीड होती है ना मैक्सिमम राइफल की, वो होती है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि वो जो बुलेट है वो जितनी स्पीड से मूव करती है ना राइफल की, उससे 30 गुना ज़्यादा स्पीड से हमारी ज़मीन मूव कर रही है सूरज के गिर्द। ये आपने बच्चों याद रखना। ये ऐसे मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बता दिया ताकि आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर पाएँ। राइफल से तो आपका वास्ता पड़ता होगा, नहीं भी पड़ता होगा तो पबजी में पड़ता होगा ना, इस वजह से तो बड़ी स्पीड होती है इसकी। खैर, उससे तो जज नहीं कर सकते आप, लेकिन ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता दी है जो कि बुक में नहीं थी, बुक से बाहर से थी। अब आ जाते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर, जो कि हमारे अब लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा, इसकी सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, कोई एक है, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, मैं देख के बताता हूँ जी। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, अब इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं motion of artificial satellite. A satellite requires centripetal force that keeps it to move around the earth. भाई इसने किसी भी बॉडी ने, कोई भी बॉडी है, वो सर्कल में अगर मूव करना चाहती है ना, तो उसको सेंटर की तरफ एक चीज़, एक फोर्स खींच रही होती है, और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम पढ़ के आ चुके हैं तीसरे चैप्टर के अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को किस चीज़ के अंदर रखती है? मोशन की। कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन के अंदर। किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव कराने पर मजबूर कराती है, उसको कहते हैं इधर ही घूमी जाए सर्कल के अंदर। वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट ने भी, तो ये अगर अर्थ है ऐसे, यहाँ पे अर्थ है और सैटेलाइट यहाँ घूमना चाह रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा ना ये, तो अर्थ के सेंटर की तरफ इसके ऊपर कौन सी फोर्स अमल करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ छोटा सा नीचे सी डालो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ के सेंटर की तरफ जो है एक्ट कर रही होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अब जो चाहिए हमें, वो वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बेसिकली जो सैटेलाइट वाले केस में कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कि FC इक्वल होता है ग्रेविटी के इस वाले केस के अंदर, क्योंकि इतनी ही फोर्स है ना उसको सर्कल में रखने के लिए चाहिए जितनी उसकी, उस अर्थ की उस पॉइंट पर ग्रेविटी है। कंसीडर करें एक सैटेलाइट है, मैस m है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, अल्टीट्यूड h, हाइट यानी कि उसकी h है, ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, जो रेडियस है उसका वो r0 है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस है, वो इधर ऑर्बिट के लिए लगाया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, और उसकी वेलोसिटी v0 यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी v0। उसके बाद कहते हैं द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। अब FC का फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, वो क्या होता है? FC इक्वल टू mv², और नीचे आता है R। अब यहाँ पे चूंकि ऑर्बिटल है और फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल, तो छोटा सा c, V के साथ छोटा सा o, और R के साथ भी छोटा सा o, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिट कह लें आप उसको। नेक्स्ट वो कहते हैं, अच्छा इधर देख लें कि मून जो तकरीबन ना इतने जो है किलोमीटर अवे है अर्थ से, और वो कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर कितने दिन में? 27.3 डेज में। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो किसी हद तक हम इसको एक मंथ बोल रहे होते हैं इस्लामिक। अब आप कहेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है, तो उसकी बात कभी दोबारा करेंगे डिफरेंस क्यों है। हम तो कहते हैं कि 29 होगा या 30 होगा, इतने डेज़ का होता है एक मंथ, चाहे इस्लामिक ही क्यों ना हो। 31 डेज़ का तो नहीं होता इस्लामिक मंथ, पर दूसरा होता है अंग्रेज़ी जिसको हम कहते हैं, उसमें 31 होता है। जैसे दिसंबर अभी गुजरा है तो उसमें 31 थे, जनवरी में 31 होते हैं, बट इसमें 31 नहीं होते, 29 होते हैं या 30 होते हैं। उसकी वजह क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि चक्कर कंप्लीट करने में 27.3 डेज लगते हैं चांद को ज़मीन के गिर्द, और इसी से बेसिकली जो है मंथ को रेफरेंस दिया जाता है, इसी का रेफरेंस होता है मंथ के लिए। खैर, ये हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। अब हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी कोई। अब वो वैसे कोई फोर्स जो होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हमें पता है, याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसके वेट के इक्वल होती है, और वेट इक्वल होता है mg के। ये हम बातें कर चुके हैं तीसरे चैप्टर में भी, और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अब ये हमने mgh रखा, तो f की जगह पर आ गया mgh, यानी कि h कुछ हाइट पे ग्रेविटी है ना। अब ग्रेविटी 10 नहीं होगी, ये g अगर लिखा हो तो 10 है, अगर gh लिखा हो तो h लिखा हो, अगर ऐसे g के साथ h लिखा हो तो हाइट पे 10 नहीं होगी, थोड़ी कम होगी ग्रेविटी। ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो ग्रेविटी और कम हो जाएगी, तो हाइट के साथ ग्रेविटी चेंज होती है, इसलिए उसके साथ h लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे हो, m से m कैंसिल हो गया,
तो अब हमारे पास ये वी स्क्वायर हमें निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो आर उधर जाके जी एच के साथ जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख दिया है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी एच मल्टीप्लाई हो रहा है आर से। अब हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, तो वी नोट यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल आ गई जी एच प्लस आर के। अब जो आर नोट है ना वो कहते हैं आर प्लस एच के इक्वल है, तो बिल्कुल ठीक बात है, जो कहीं भी रेडियस होता है ज़मीन का वो और प्लस हाइट, वो टोटल उसकी चीज़ उस सैटेलाइट का टोटल तो ये बनेगा ना डिस्टेंस, तो इसको उसने आर नोट बोल दिया था। डायग्राम पीछे देखेंगे ना आप तो उसमें भी यही बात की हुई है। ओके, तो फिर हमने इस आर नोट की जगह पे क्या पुट कर दिया है, ये पुट कर दिया है आर प्लस एच। और अगर कोई सैटेलाइट ऐसी है जो ज़मीन के ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो फिर उसके लिए हम ये इक्वल रख सकते हैं आर एच को, यानी कि अगर आर जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो किससे, हाइट से कंपैरेटिवली, तो हम कहते हैं कि ओके इस एच को इग्नोर कर दें, जस्ट हाइट को कंसीडर कर लें। तो ऐसा तब होता है जब सैटेलाइट कोई बहुत ज़्यादा दूर ना हो अर्थ से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस केस में आर के इक्वल, तो हम इस फॉर्मूले में एच को इग्नोर कर देंगे क्योंकि आर प्लस एच, एच के ही जो एच है उसको इग्नोर करके आर के ही इक्वल आ गया है। तो इस वाले केस में जो जी एच होगा वो जी के ही इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे रेडियस होता है और वहाँ पे ग्रेविटी कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड होती है। और अगर वहाँ पर आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है तो आपको करना क्या है, ग्रेविटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करना है और उनका स्क्वायर रूट लेना है, तो ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी। वैसे एक्चुअल में जब कैलकुलेशंस की जाती हैं तो इसके ऊपर भी मतलब इसमें भी चेंजेस होती हैं, इसमें भी चेंजेस होती हैं हाइट के अकॉर्डिंग, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला बना दिया है। वो कहते हैं अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और द 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास कम से कम इतनी उसकी स्पीड होती है जो सबसे पास अर्थ के अट्रैक्ट वो जो है सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है। और ये भी बहुत बड़ी स्पीड है, आप खुद सोचें एक सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर की स्पीड, 8 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर कवर करना तकरीबन अर्थ पे अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है, मतलब तकरीबन नहीं 100% अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है ये। और ये बहुत हाई स्पीड है, ये बेसिकली सैटेलाइट की स्पीड होती है और सैटेलाइट का फिर आगे स्पीड डिफरेंट होती है। तो बच्चों आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर को अगर आपको समझ आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा बाकी चैप्टर्स जो मैं अब अपलोड करूँगा कंप्लीट वीडियोज़ उनके ऊपर, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।